जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। आज इंडिया जीके की क्लास नंबर 31 है। पॉलिटी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। ज्योग्राफी अभी हम कर रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। 15 नंबर की हरियाणा ग्रुप डी में इंडिया जीके पूछी जाएगी और साथ के साथ में आपके 20 नंबर की हरियाणा पुलिस में भी इंडिया जीके पूछी जाएगी। और जो हमारी क्लासेस का टाइम है, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, इंडिया जीके डेली सुबह 7 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट रात को 9 बजे। बहुत बच्चे जुड़ते हैं डेली मॉक टेस्ट लाइव के अंदर, तो आप भी अपनी तैयारी जांचिए। 100 दिन 100 मॉक टेस्ट चलेंगे हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम तक। सभी आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं, सभी सब्जेक्ट उसके अंदर आपको करवाए जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। और हरियाणा करंट अफेयर्स अगर आप 10 दिन 1 तारीख से हरियाणा करंट अफेयर्स चलेगी कंटिन्यू। अगर आप पूरी करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो कर लीजिए। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो पश्चिमी घाट से जो होता है वो मांडवी नदी का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और कहां से निकलती है ये मांडवी नदी? कर्नाटक के अंदर पश्चिमी घाट से निकलती है। और कहां पर जाकर गिर जाती है ये? अरब सागर के अंदर ये जाकर गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है और कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलती है। वहीं अगर मैं बात करूं लूनी नदी, भाई लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर राजस्थान से निकलती है भाई। और अजमेर राजस्थान में अरावली श्रेणी के अंदर जो नागा पहाड़ी है, अरावली श्रेणी के अंदर नागा पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। बात करूं मैं मेरे दोस्तों बनास नदी, भाई बताया था आपको राजस्थान से अरावली श्रेणी की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद जिले से ये निकलती है। नेक्स्ट भाई नर्मदा आपको बताया था अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है या जुड़वा ग्रह माना जाता है? वो माना जाता है शुक्र को भाई। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ या भोर का तारा भी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र जो ग्रह है वो सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, पिंड आप बोल सकते हैं। शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। यानी कि जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर अपना पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। नेक्स्ट बताइए, पृथ्वी का कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। बोला कि पृथ्वी को कई टाइम जोन के अंदर विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? हर एक टाइम जोन भाई 15 डिग्री तय करता है। कितना भाई? 15 डिग्री को क्या करता है? तय करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। पृथ्वी के ऊपर 2 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, और एक होती है मेरे दोस्तों अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, और एक होती हैं देशांतर रेखाएं। बहुत बार मैंने आपको करवाया भी है। जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पे इसके अंदर ये वाली अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी और ये वाली ऐसे देशांतर रेखा हो जाएंगी। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं 2 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। टाइम जोन 2 देशांतर रेखाओं के बीच एक ऐसा क्षेत्र होता है जिनमें एक समान मानक समय होता है। पृथ्वी लगभग मेरे दोस्तों 24 घंटे के अंदर अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। यानी कि 1 घंटे में कितनी होगी? 15 डिग्री। समझ में आई बात? तो पृथ्वी को हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? 15 डिग्री। 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 15 घंटे। ठीक, 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री। और इसी आधार पर पृथ्वी को 24 टाइम जोन के अंदर बांटा गया है भाई। 24 टाइम जोन के अंदर, और एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन के बीच की दूरी 15 डिग्री होती है। 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी देशांतर में जाने पर समय बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, वहां पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। जब आप 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी देशांतर में जाओगे तो समय बढ़ता है, और जब आप पश्चिम की ओर आओगे तो समय घटता है। और भारतीय मानक समय रेखा
किसके ऊपर स्थित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं भाई। 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच टाइम रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जीएमटी ग्रीनविच टाइम रेखा से कितने घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? धूपगढ़ शिखर मध्य प्रदेश के अंदर भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश मेरे दोस्तों सतपुड़ा पर्वत भाई, सतपुड़ा जो श्रेणी है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसका सबसे सर्वोच्च शिखर है भाई। कौन सा? धूपगढ़ भाई। धूपगढ़ शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है और ये महादेव पर्वत के ऊपर स्थित है भाई। कौन से पर्वत पर है? महादेव पर्वत पर स्थित है। यहीं अगर मैं बात करूं झारखंड के अंदर भाई, एक पर्वत है मेरे दोस्तों, उस पर्वत का नाम है पार्श्वनाथ पर्वत भाई, पार्श्वनाथ पर्वत। छत्तीसगढ़ के अंदर मैं बात करूं भाई, मैकाल पर्वत भाई, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहां पर होता है? भागीरथी नदी कहां से निकलती है अगर मैं बात करूं, ये आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी। और अलकनंदा नदी का उद्गम भाई सतोपथ हिमानी, यानी कि जो सतोपथ हिमनद है वहां से होता है। किसका भाई? अलकनंदा नदी का उद्गम। और अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से जो संगम है वो देव प्रयाग के अंदर होता है। गंगा की सहायक नदियां भाई अगर मैं बात करूं, यमुना, सोन, दामोदर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी अंत में जाकर कहां पर गिर जाती है भाई? गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, भारत के कौन से राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर में शुरू हो जाती है भाई? ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम, सॉरी हाँ, उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर में शुरू हो जाती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग में किस कारण से वर्षा होती है भारत में? ज्यादातर दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो 1 सितंबर से वो वापस लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक उत्तर पश्चिमी भागों के अंदर चला जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मानसून का निवर्तन बोलते हैं। भारतीय मानक समय यानी कि IST मेरे दोस्तों, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य टाइम यानी कि GMT से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट भाई। 0 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहा जाता है? क्वेश्चन भी पूछा गया था भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा, कौन सी रेखा को कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। या और क्या बोलते हैं? GMT भी बोल देते हैं भाई, यानी कि ग्रीनविच मानक समय रेखा भी बोल देते हैं 0 डिग्री देशांतर को, और साथ में प्रधान याम्योत्तर रेखा भी बोल देते हैं। भारतीय मानक समय यानी कि जो IST ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भाई, कौन सी? पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये जो रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है भाई, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर गुजरती है? मगध से होकर गुजरने वाली नदी है गंगा और सोन नदियां भाई, गंगा और सोन नदी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गंगा और सोन नदियों का जो संगम है वो कहां पर होता है? पटना बिहार के अंदर होता है। सोन नदी के ऊपर एक बांध बना है मध्य प्रदेश के अंदर भाई, उस बांध का नाम है बाण सागर बांध, ठीक है। बाण सागर बांध कहां पर बना है? सोन नदी के ऊपर बना है मध्य प्रदेश के अंदर भाई। और जो बाण सागर बांध परियोजना है ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
तीनों स्टेट की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं भाई, नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है, नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना है भाई। सरदार सरोवर बांध से किसकी संयुक्त परियोजना है, ये आपकी महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की और राजस्थान की, इनकी एक साझा संयुक्त परियोजना है। वहीं अगर मैं बात करूं तापी या ताप्ती नदी, इसके ऊपर कौन सी परियोजना है, उकाई परियोजना, और ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये आपकी गुजरात राज्य से संबंधित है भाई, ठीक है। वहीं पे तुंगभद्रा नदी के ऊपर भाई तुंगभद्रा परियोजना है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन कितने मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 1000 से 2000 भाई। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है, वलित पर्वत का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, राइन घाटी, यूराल पर्वत, अरावली श्रृंखला या अल्पेशियन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राइन घाटी भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। दो भ्रंश घाटियों का जो बीच का, दो भ्रंश घाटियों के बीच एक जो सथल खंड होता है उसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, और जो राइन घाटी है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, न कि एक मेरे दोस्तों वलित पर्वत का। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, और ये कहाँ पर है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। वहीं पे अगर मैं बात करूं भाई, लोकटक झील मणिपुर के अंदर है, लोकटक झील मणिपुर के अंदर, ठीक है। कैबुल लामजाओ जो पार्क है इसी झील के अंदर है, तैरता हुआ एकमात्र पार्क है भाई विश्व का, ठीक है। और वहीं पे मैं बात करूं, देवताल हो गई, नैनीताल हो गई, भीमताल हो गई, ठीक है, भीमताल, देवताल, राक्षस ताल, ठीक है, नैनीताल, ये जितने भी ताल हैं ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है भाई, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। एक आपकी झील जैसे तासेक झील है, वार लेक है, ये कहाँ पर है, मेघालय के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा, इसमें से कोरोमंडल तट नहीं है, बाकी मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ के तटीय मैदान ये पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है, लेकिन जो कोरोमंडल तट है वो पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है भाई। और इसका जो विस्तार है ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में है, ठीक है। वहीं पे मालाबार जो तट है मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, कहाँ से लेकर, एमजी यानी कि मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। कोंकण तट की अगर मैं बात करूं भाई, दमन से लेकर गोवा तक है, ठीक है, दमन जो द्वीप है, दमन से लेकर गोवा तक किसका विस्तार है, कोंकण तट का विस्तार है। कन्नड़ के तटीय मैदान की बात करूं तो ये कहाँ से है, गोवा से लेकर भाई मंगलूर तक इसका विस्तार है। तो ये सभी जो नीचे वाले हैं ये पूर्वी जो है, कोरोमंडल जो तट है वो पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है, बल्कि जो पश्चिमी तट के हैं वो है मालाबार, कोंकण और कन्नड़ के तटीय मैदान। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है भाई, ठीक है। जैसे हमारा ये भारत है तो यहाँ से ने पूछा उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये जो दूरी है भारत की ये कितनी है, 3214 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम भाई, यानी कि ईस्ट से वेस्ट कितनी दूरी है, ये 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। वहीं अगर मैं बात करूं भारत की सतलीय सीमा की लंबाई कितनी है, सतलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर भाई, ठीक है। और
देश की कुल तटीय सीमा, द्वीप भी मिला लेते हैं उसके अंदर, द्वीपों को मिला के कितनी है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि ये तटीय सीमा है, द्वीपों सहित है ये, और ये सतलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर, 363 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.45% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.45% है। नेक्स्ट बताइए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? वो है मेरे दोस्तों मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मध्यमंडल वायु की समताप जो परत है उसके ठीक ऊपर एक परत है मध्यमंडल मेरे दोस्तों। सबसे निचली परत कौन सी है? अक्षोभ मंडल भाई। और मध्यमंडल की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक होती है, और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आने पर क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं भाई अक्षोभ मंडल, ठीक है, कौन सा मंडल? अक्षोभ मंडल, जिसके अंदर मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे बादल, वर्षा। समताप मंडल के अंदर भाई ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और आयन मंडल भाई जिसके अंदर उपग्रह सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं उसको हम आयन मंडल बोल देते हैं। ठीक है, आयन मंडल। एक पूछा जाता है कि आयन मंडल के अंदर दो परिघटनाएं होती हैं, एक मेरे दोस्तों कौन सी है? अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और एक है अरोरा बोरियालिस, बोरियालिस। ठीक है, दो घटनाएं बहुत बार पूछा जाता है कि जो दो घटनाएं हैं, एक आपकी अरोरा ऑस्ट्रेलिस और एक है अरोरा बोरियालिस, ये घटनाएं कहां पर होती हैं? ये आयन मंडल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट, हरियाणा की नदियों के प्रवाह के भाग विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऊपरी भाग विसर्प, निचला भाग गोखुर झील। तो केवल और केवल इसके अंदर भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा केवल सही है। हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों के अंदर बांटा गया है। हिमालय नदियों को कितने नदी तंत्र में बांटा गया? तीन। कौन कौन से हैं? एक है सिंधु नदी तंत्र, और एक है मेरे दोस्तों गंगा नदी तंत्र, और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, हिमालय की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों के अंदर बांटा गया है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और हिमालय की नदियां अपना जो प्रवाह है वो मार्ग के ऊपरी भाग में, ठीक है, मार्ग के ऊपरी भाग में जा तीवर शिखर से अपरदन क्रिया करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में बालू और सिल्ट लेकर आती हैं भाई, जो हिमालय की नदियां हैं। ठीक है, वहीं हिमालय की नदियां मध्य और निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील, डेल्टा आदि का निर्माण करती हैं। यहाँ पे ऊपरी भाग बोला गया है तो निचला भाग आएगा। ठीक है, वहीं पे हिमालय की अधिकतर नदियां कैसी होती हैं? 12 मासी होती हैं। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग यानी कि प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश यूनिट है, ये इसने पूछा है। ठीक है, कितनी है? 8 प्रकाश यूनिट है भाई। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी मेरे दोस्तों कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है भाई। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। और पृथ्वी की सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश यूनिट है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य? भूकंप के समय सबसे पहले कौन सी तरंग की उत्पत्ति होती है? सबसे पहले हमें कौन सी तरंग की उत्पत्ति देखने को मिलती है? पी तरंग की। ठीक है, और पी तरंगों को आप कौन सी तरंगे बोलते हैं? प्राथमिक तरंगे भी बोल देते हैं, या इनको मेरे दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोल देते हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य या प्राथमिक तरंगे बोल देते हैं। ये तरंगे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों मीडियम के अंदर चल सकती हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पी तरंगे हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछूं मैं, जो प्राथमिक अनुदैर्घ्य जो तरंग है
उनकी सबसे अधिक गति किसके अंदर होती है? सॉलिड के अंदर होती है। नेक्स्ट बताइए, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हें बड़े मोड़ों को हम क्या बोलते हैं? नदी के इन्हें बड़े मोड़ों को हम क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करके मोड़दार मार्गों पर बहने लगती हैं तो नदी के ये बड़े जो मोड़ हैं ये क्या कहलाते हैं? विसर्प कहलाते हैं भाई। और बाढ़कृत क्या बोलते हैं? बाढ़कृत भाई, बाढ़ के कारण नदियों के तटों के पास में एक प्रकार की महीन बिल्कुल मिट्टी और बहुत सारे पदार्थों का जमाव हो जाता है, ठीक है? और जिसे जो समतल उपजाऊ है वो बाढ़कृत मैदान का निर्माण कर देती है। वहीं पे मैं बात करूं मेरे दोस्तों तटबंध, नदियों के दोनों किनारों पर जो अवसाद हैं, जो मलबे हैं, उनके जमाव से निर्मित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तटबंध बोल देंगे भाई। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है भाई? नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा जो सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी के ऊपर और कौन-कौन सी बनी है भई? एक आपका सरदार सरोवर बांध बना है भई, सरदार सरोवर बांध भी कहाँ पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। वहीं अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर भी कहाँ पर बना है? ये भी आपका यहीं पे बना है। वहीं मैं बात करूँ महेश्वर, ठीक है? महेश्वर, वहीं पे अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों बरगी बांध, ठीक है? बरगी बांध, तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गंगा नदी के संबंध में, बेतवा हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की एक सहायक नदी है। यमुना इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। तो इसके कथन में ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर गंगा नदी के बारे में मैं बात करूं, इसकी कुल लंबाई कितनी है गंगा नदी की? वो है 2525 किलोमीटर, ठीक है? और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे रामगंगा, रामगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां का मतलब होता है जो इसके अंदर आकर के मिल जाती हैं, उनको सहायक नदियां बोलते हैं, ठीक है? तो गोमती नदी हो गई और एक कौन सी हो जाएगी आपकी? घाघरा नदी हो जाएगी, ठीक है? यमुना नदी हो जाएगी, यमुना, और एक आपकी इसमें गंडक नदी हो जाएगी, ठीक है? और एक आपकी आती है सोन नदी। ये सब किसकी सहायक नदी हैं मेरे दोस्तों? गंगा नदी की सहायक नदी हैं। फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है भाई। प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर ये आकर मिलती है मेरे दोस्तों, ठीक है? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी यमुना की सहायक नदियां हैं, यानी कि ये यमुना के अंदर आकर मिलती हैं। चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। नेक्स्ट बताइए, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं, पहला सही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं, ये भी सही है। इनमें सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होती है, ये गलत है भाई। यह मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है, ठीक है? तो लेटेराइट मिट्टी भीगने पर बहुत कोमल हो जाती है और जब सूखती है तो बहुत कठोर हो जाती है और इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा नहीं होती भाई, इसकी, ठीक है? कम होती है, काफी मात्रा नहीं होती, कम मात्रा होती है। लोहा, एल्यूमिनियम की मात्रा इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। इसके अंदर जो उगाई जाने वाली फसल रागी, काजू, चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना, पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की एशिया की गोखुर झील है भाई, वो कौन सी है? राइट ऑप्शन कंवर झील। कंवर झील या जिसको हम कंवर ताल भी बोलते हैं, कंवर ताल एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। बिहार के बेगूसराय जिले के अंदर स्थित है ये, बिहार के बेगूसराय जिले के अंदर स्थित है, बेगूसराय। गंडक नदी के मार्ग परिवर्तन या उसके चलने के कारण गोखुर झील का निर्माण हुआ भाई। गंडक नदी ने अपना मार्ग बदल लिया या उसका विसर्पण बोलते हैं, मार्ग बदलने को विसर्पण बोल देते हैं।
गंडक नदी के मार्ग परिवर्तन के चलते गोखुर झील का निर्माण हुआ और इस झील को 2020 के अंदर गोखुर झील को 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, रामसर स्थल। और ये जो झील है बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट आपसे महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य नक्षत्र माना जाता है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। शीत महासागरीय धाराएं ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसके अंदर केवल और केवल पहला कथन सही है भाई। ठीक है, ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने के चलते वहां पर अपवेलिंग होता है, यानी कि उत्प्लावन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, और मछलियों को पर्याप्त आहार की वहां से, यानी कि मछलियों को जो भोजन है वहां से पर्याप्त मात्रा में मिलता है और इसके चलते यहाँ पर ज्यादा मात्रा के अंदर क्या पाई जाती है? मछलियां पाई जाती हैं। यही कारण है कि इन जलधाराओं के मिलने का जो स्थल है वो मत्स्य अक्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि मत्स्य का क्षेत्र ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, लेब्रोडोर जो है महासागरीय जलधारा एक ठंडी जलधारा है भाई, इसने बोला गर्म जलधारा है। लेब्रोडोर कैसी है? ठंडी जलधारा है, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं पे शीत महासागरीय धाराएं ध्रुवों की ओर बहती हैं। ये मेरे दोस्तों ध्रुवों की ओर नहीं बहती हैं, ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती हैं। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली धाराएं हैं शीत महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, जबकि गर्म जो जलधाराएं हैं ये अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं। ये आपकी निम्न से उच्च की ओर बहती हैं, निम्न से उच्च की ओर बहती हैं। गर्म आपकी भाई निम्न से उच्च अक्षांश की ओर, और जो ठंडी हैं शीत हैं वो उच्च अक्षांश से निम्न की ओर बहती हैं। नेक्स्ट बताइए, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसके क्षेत्र को कहा जाता है शीत कटिबंध भाई, शीत कटिबंध। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। शीत कटिबंध क्षेत्र का अक्षांशीय जो विस्तार है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग मेरे दोस्तों 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है भाई। 66 डिग्री से 90 डिग्री तक विस्तार मिलता है शीत कटिबंध क्षेत्र का भाई, अक्षांशीय विस्तार। और दक्षिणी गोलार्ध में 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच में जो क्षेत्र है उसको शीत कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव और अंटार्कटिक के बीच में जो क्षेत्र है उसको शीत कटिबंध। दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध किसको बोला जाएगा? दक्षिणी ध्रुव के बीच में और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में। वहीं पे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के बीच में और आर्कटिक के बीच में। ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक, आर्कटिक है उत्तरी गोलार्ध में और अंटार्कटिक मेरे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित है? तो उस जल संधि का नाम है भाई सुंडा जल संधि। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भाई। ठीक है, सुंडा जल संधि भाई इंडोनेशिया का जो जावा है और जो सुमात्रा है, ठीक है, इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं जावा और सुमात्रा उनके बीच में है मेरे दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, और हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है भाई सुंडा। वहीं पे मलक्का जल संधि की बात करूं, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है मलक्का जल संधि भाई, मलक्का। पाक जल संधि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि भाई। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है पाक जल संधि भाई। ठीक है, वहीं पे कुक जल संधि की अगर बात करूं, ये न्यूजीलैंड के अंदर है भाई। ठीक है, ज्यादा इतना याद नहीं करना है, बस इतने ही तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है? पूर्वी पवने, व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने या लू? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। उम्मीद करूंगा आपको पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो। डेली सभी क्लासेस को हमारी सीरीज को ज्वाइन करते रहा करो। और यूट्यूब का सबसे जबरदस्त मॉक टेस्ट हरियाणा ग्रुप डी के लिए 100 दिन 100 मॉक टेस्ट चल रहे हैं भाई, रात को 9 बजे आपको मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ करके इसमें लाइव क्लास के अंदर अपनी तैयारी जांचते हैं, तो आप भी अपनी तैयारी जांचें इस टेस्ट के अंदर जुड़ करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।